में 3 नहीं करते, हम उनके साथ वेक्टर्स भी रखते हैं कि आई कैप और जे कैप की क्या वैल्यू हो जाएगी। तो इसीलिए 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक है डॉट, एक है क्रॉस। किसी को पता है कौन से होते हैं दोनों? डॉट वाले को बोलते हैं हम लोग स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का मतलब क्या होता है ये बता दो? ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। और वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करेक्ट। तो अब हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो होता है डॉट प्रोडक्ट। कि अगर मैं डॉट वाले तरीके से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं तो मेरे को आंसर बस स्केलर मिलेगा। वहीं अगर मैं क्रॉस वाले तरीके से मल्टीप्लाई कर रही हूं तो आंसर वेक्टर मिलता है। इतना समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। अच्छा, अगर मैं लिख रही हूँ आई टू आई कैप तो वो स्केलर है या वेक्टर है? मैम वेक्टर। और मैं खाली 2 लिख रही हूँ तो मैम स्केलर। स्केलर। तो डॉट प्रोडक्ट के आंसर में कभी भी वेक्टर मत लगाना, आपका आंसर में 0 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने मल्टीप्लाई सही किया है तो भी, क्योंकि आपने वेक्टर लगा दिया है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? नो मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया था आप लोग को। तो अब डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मेरे पास यहाँ पे 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब जैसे ही इन दोनों में ना हल्का सा डिफरेंस है फॉर्मूले में, बाकी सारी चीजें सेम है। कि अगर मैं यहाँ पे 2 वेक्टर्स है मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उनके बीच में मैंने डॉट लगा दिया तो मैं उसे बोलूंगी डॉट प्रोडक्ट। और अगर मैंने उनके बीच में क्रॉस लगा दिया तो वो बन जाता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्रॉस नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये वेक्टर वाला प्रोडक्ट है। अब इससे मेरे को आंसर हमेशा एक नंबर मिलेगा, 10, 50 कुछ भी नंबर हो सकता है, पर कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। तो ना आई कैप लगा होगा, ना जे कैप लगा होगा, ना के कैप। पर इससे जब मैं आंसर लिखूंगी ना तो नंबर तो मिलेगा, साथ में डायरेक्शन भी मिलेगी। इतना समझ आ गया सबको? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। गुड इवनिंग दिव्या। मैम आप दोबारा रिपीट करेंगे, मैं थोड़ा लेट हो गई। अच्छा, वीडियोस देख रहे हो? आज बर्थडे है ना? नहीं मैम, वो मैं कुछ काम कर रही थी। ठीक है। मैं ये कह रही थी कि हमारे पास जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो बीच में डॉट लग जाती है, और जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो बीच में क्रॉस लग जाता है। डॉट प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, तो आंसर हमेशा स्केलर आता है। वहीं क्रॉस प्रोडक्ट को कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, जिसमें आंसर हमेशा वेक्टर आता है। मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, पर साथ में डायरेक्शन भी हो गई। अब हम डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। जब भी मेरे को 2 वेक्टर का वो डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए बी कॉस थीटा। अभी थीटा क्या है? अगर मेरे पास यहाँ पे ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है तो इनके बीच में जो भी एंगल बन रहा है ये वही वाला थीटा है और कोई नहीं। और ये ए और बी क्या है? अब आप ध्यान से देखो, इन दोनों पे वेक्टर नहीं लगा हुआ है, मतलब ये दोनों बस मैग्नीट्यूड्स है। कि अगर मैं कह रही हूँ 5 है ए का मैग्नीट्यूड तो वो इसी ए की वैल्यू है। ऐसे ही अगर मैं कह रही हूँ कि 4 है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, तो वो दूसरी बी की वैल्यू हो जाएगी। इतना पॉइंट क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ठीक है। यस अब मैंने जब यूनिट वेक्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था मैग्नीट्यूड लिखने के 2 तरीके हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऊपर कैप वेक्टर लगा के ऐसे मॉड भी लगा सकते हैं। तो अगर मैं उस मेथड से लिखूं तो इस cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर लिया है डॉट प्रोडक्ट और नीचे इनके मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट।
तो जैसे अगर मान लो कि मेरे पास है किसी क्वेश्चन में कि डॉट प्रोडक्ट का आंसर है 2 और ए का मैग्नीट्यूड है 4, बी का मैग्नीट्यूड है 1, तो मैं यहाँ पे वैल्यू लगा सकती हूँ, जिससे मेरे पास जैसे मान लो 1/2 आया, तो थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा 1/2 कब होता है? बोलो, सो गए? आज तो 9 ही बजे अभी। नो मैम। कॉस थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो थीटा होता है 60 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम लोग अगर वेक्टर दे रखा है उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके एंगल भी बता सकते हैं। अब नीचे एक नया कंसेप्ट है, वो है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है एक तरीके से शैडो। जैसे आप मूवी देखते हो तो आप क्या करते हो, थिएटर में वो प्रोजेक्ट करते हैं एक बड़े स्क्रीन पे। तो ऐसे ही अगर मेरे पास है यहाँ पे ए वेक्टर और इधर है बी वेक्टर, तो मैं देखना चाहती हूँ कि ए की क्या शैडो आएगी बी पे, उसी को बोलते हैं बेसिकली प्रोजेक्शन, कि ए का कितना पार्ट बनेगा बी पे। तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ए बी कॉस थीटा। अब देखो ये सेम है डॉट प्रोडक्ट के जैसा, पर फर्क क्या है, जब मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है बी का तो मैं बी के साथ कॉस थीटा लगा दूंगी, और जब मेरे को प्रोजेक्शन निकालना है ए का तो ए वाले के साथ कॉस थीटा लग जाएगा। और किस पे लगाना है, जैसे इस वाले केस में मेरे को ए वाली डायरेक्शन में लगाना है तो ए के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर मेरे को बी वाले की डायरेक्शन में निकालना है तो बी की डायरेक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है ये सबको? एक बार रिपीट करना, जब ए का प्रोजेक्शन, देखो जब मेरे को निकालना है बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, तो जिसका निकालना है ना उसके साथ कॉस थीटा लगा दो, कि बी का निकालना है, ठीक है, तो बी के साथ कॉस थीटा लगा दिया। अब किसके साथ लगाना था, ए के ऊपर लगाना था, तो इस पूरी वैल्यू को आप ए के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ऐसे ही अगर आपका ए का आपको लगाना है ए का बी पे, तो ए वाले के साथ आप कॉस थीटा लगा दोगे और साथ में बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है सबको ये? यस मैम। यस मैम। अब नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है कि इफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3, और एंगल दे रखा है दोनों के बीच में 60 डिग्री, कि मेरे पास है यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ए का मैग्नीट्यूड मेरे को दे रखा है 2 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3 एंड थीटा है 60 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था? AB cos theta. AB cos theta. तो यहाँ पे ए बी की क्या वैल्यू हो जाएगी? 6. 2 डॉट हाँ 3। 2 डॉट, देखो नंबर्स को आप नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकते हो, इशू जो वेक्टर्स है उन्हीं में अलग कर रहे हैं। तो अगर 2.3 बोलने की जरूरत नहीं, आप उसे सीधा 2 into 3 तो आप 6 भी लिख सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट, और cos 60 डिग्री, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2. 1/2। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। क्लियर है सबको ये? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो ऐसे ही आपके पास वेक्टर है, उसका आप मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? अगर मेरे पास है 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √13. √13, करेक्ट। 30. आप पहले x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे, वहां से 4 आएगा, फिर y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे, वहां से 9 आ जाएगा, तो ये पूरा बन गया √13। तो अगर किसी क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड नहीं दे रखा है तो आपको अपने आप निकालना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट याद रखना, सिंपल मल्टीप्लीकेशन से बहुत सारी प्रॉपर्टीज उसकी मैच करती है। जैसे सिंपल मल्टीप्लीकेशन में अगर आप 2 × 3 करो तो आंसर क्या आता है? 6। पर अगर आप 3 × 2 करो तो आंसर क्या आएगा? 6। इसमें भी 6 आएगा। डॉट प्रोडक्ट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है जिसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता, एंड इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ऐसा क्यों करता है कि डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है, क्रॉस नहीं फॉलो करता? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था डॉट प्रोडक्ट सिर्फ एक नंबर वैल्यू दे रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तो चाहे इधर से मल्टीप्लाई कर लो नंबर को या उधर से, आंसर सेम ही आएगा। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। यस मैम।
ऐसे ही यस मैम। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करूं, वो क्या होती है कि 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3+4 से, तो चाहे पहले ऐड करके मल्टीप्लाई कर लो या पहले मल्टीप्लाई करो फिर ऐड करो। मतलब या तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4, दोनों ही केस में आंसर आपका 14 आएगा। ये प्रॉपर्टी भी डॉट प्रोडक्ट फॉलो करता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, क्योंकि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन के साइन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि पहले 3 के साथ फिर 4 के साथ। क्लियर है दोनों प्रॉपर्टी? यस मैम। यस मैम। अब देखो डॉट प्रोडक्ट बनता है ए बी कॉस थीटा। अब मान लो कि मेरे पास ए की वैल्यू है 7 और बी की वैल्यू है 5, तो मेरे पास आ जाएगा 35 कॉस थीटा। अब मेरे को ना ये मैक्सिमम बनाना है कि मेरे को ना मैक्सिमम आंसर मिले, तो 35 तो फिक्स हो गया। कौन सी चीज चेंज हो रही है? ये कॉस थीटा। अब बताओ कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? मैम 1। 1 होती है। कब होती है वो? मैम 90 पे 90 डिग्री 0 पे 0 cos 0 0। तो जैसे ही मैं थीटा को 0 कर दूंगी मेरे को मैक्सिमम आंसर मिलता है, जैसे इस केस में 35। तो अगर मैंने थीटा को 0 करा तो कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है और आंसर सिर्फ ए और बी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? यस। अब थीटा 0 का मतलब है कि कैसी लाइंस है, कैसे वेक्टर है? मैम पैरेलल पैरेलल। वेक्टर। थीटा 0 आया मतलब सेम डायरेक्शन है और दोनों के दोनों पैरेलल हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अगर मैं इस कॉस थीटा में थीटा को 90 कर दूं तो आंसर क्या आएगा? मैम 0 माइनस कॉस 90 0 होता है। तो अब देखो मान लेते हैं ये वाला केस 35 वाला। अब 35 इंटू कॉस 90, अब कॉस 90 से तो 0 आ गया, तो मतलब बचा 35 इंटू 0, और किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर वही आता है 0। 0 होगा। तो चाहे ए और बी का मैग्नीट्यूड कितना भी बड़ा हो, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो मेरा आंसर हमेशा डॉट प्रोडक्ट में 0 है। अब 90 डिग्री का मतलब वेक्टर्स कैसे हैं? पैरेलल है या परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अच्छा, तो जैसे ही मेरे पास परपेंडिकुलर, हाँ बोलो रिजवल। मैम 90 डिग्री पे बोला मैं। हाँ 90 डिग्री पे। तो जैसे ही मेरे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर आ जाते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाता है, पर वहीं अगर वो दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाते हैं तो डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। मैम एक बार इस पॉइंट को रिपीट करना। परपेंडिकुलर वाले को देखो, अगर मैं थीटा 90 डिग्री ले लूं कि एक वेक्टर मेरा ए यहाँ पे है और बी वेक्टर इस तरफ है ताकि ये 90 डिग्री हो जाए, तो cos 90 क्या हो गया? 0। तो अगर मैं 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूं कितने भी ज्यादा मैग्नीट्यूड से, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसीलिए जब मेरे पास दो परपेंडिकुलर वेक्टर है उस केस में आंसर 0 आता है। 0 आएगा। क्लियर है दिव्या? यस मैम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ मतलब खुद से, डॉट प्रोडक्ट। तो जब ये चीज होती है तो हमने क्या किया, ए का डॉट प्रोडक्ट लिया ए के साथ। अब फॉर्मूले के हिसाब से आना था ए कॉस थीटा। अब दो वेक्टर हैं दोनों सेम है ए, तो उनके बीच में कितना एंगल होगा? सोच के बताओ। 0 का। करेक्ट, वो दोनों ही सेम वेक्टर है मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री। तो ये वाली टर्म हो जाएगी मेरी 1 और a इंटू ए बन जाएगा a स्क्वायर। तो मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू a डॉट a। और अगर मेरे को डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है या a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं डॉट प्रोडक्ट का अंडर रूट भी लिख सकती हूँ ऐसे। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। देखिए नई टर्म आई है आपकी डिक्शनरी में ऑर्थोगोनल, तो याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर नहीं बोला जाएगा, अब ऑर्थोगोनल यूज करा जाता है, उसका भी सेम मीनिंग एज परपेंडिकुलर।
तो कहीं ऑर्थोगोनल आए तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसका मतलब बस 90 डिग्री है। वही पॉइंट है कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमारा डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आई डॉट आई की। अब दो वेक्टर है मेरे पास एक्स डायरेक्शन में, दोनों के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। अच्छा मैम 0 डिग्री। मैम 180। इशू दोनों एक्स की तरफ पॉइंट कर रहे हैं तो सेम ही डायरेक्शन है, 0 डिग्री। यस मैम। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव एक्स होता है एक नेगेटिव एक्स तो 180 लेते। अब देखो दोनों ही मैंने पॉजिटिव एक्स की तरफ बनाए। अब मान लेते हैं दोनों ही यूनिट वेक्टर थे आई और आई कैप। अब मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालती हूँ तो आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है मैम? 1 यूनिट वेक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में, तो 1 इंटू 1 आ गया। और अभी बताया हमने कि थीटा इस केस में 0 डिग्री हो गया जब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 से भी आंसर आ गया 1। तो आई डॉट आई की तो वैल्यू 1 आ गई। ऐसे ही अगर मैं जे डॉट जे लू उस केस में भी आंसर 1 आएगा, और के डॉट के लू उस केस में भी आंसर 1 आएगा। अब मान लेते हैं मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे एक आई कैप वेक्टर है और मेरे पास एक जे कैप वेक्टर है, और अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो लिखते हैं आई कैप डॉट जे कैप, तो आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। अब इस केस में भी दोनों यूनिट वेक्टर हैं तो मैं मैग्नीट्यूड 1 लिख सकती हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। पर अब ये बताओ आई और जे में कितना एंगल होता है? 90 90। एक एक्स एक्सिस की तरफ है और एक वाई एक्सिस की तरफ है, तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो गया। तो इस केस में मेरे पास cos 90 आया और आंसर 0 आ गया। ऐसे ही अगर आप x, ये तो आपने x और y वाला लिया है, अगर आप y और z वाला लोगे या z और x वाला लोगे उन केसेस में भी डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा। जैसे j डॉट k या k डॉट x, k डॉट i, इन तीनों केसेस में आपका आंसर 0 आया। तो याद रखना डॉट प्रोडक्ट में सेम चीजें आंसर 1 देती हैं यूनिट वेक्टर में, पर अलग अलग यूनिट वेक्टर 0 दे रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। यस, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बस यही एक प्रॉपर्टी यूज होगी। अब हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट इन कंपोनेंट फॉर्म। एक शीट ऐड कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब मान लो मेरे को दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक वेक्टर लेती हूँ मैं, ए वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और दूसरा वेक्टर ले लेते हैं हम लोग बी वेक्टर, फिर से 3 आई कैप 2 जे कैप और 3 के कैप। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में जब आप करते थे और आपके पास ये था x प्लस वाई इंटू जेड प्लस 2, तो आप इस x को पूरे से मल्टीप्लाई करते थे ना, एक बार z से करोगे एक बार 2 के से करोगे, ऐसे ही यहाँ पे भी पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो मैंने बीच में यहाँ पे एक डॉट लगा दिए, और 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको मैं क्या कर रही हूँ? यस मैम। अब हम ना सारा मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, सिर्फ एक टर्म से समझ आ जाएगा कि करना क्या होता है। सिर्फ एक 2i को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी टर्म से जो राइट साइड में, तो वो लिख देते हैं 2i कैप डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। अब फर्स्ट टर्म देखते हैं, उसमें हमारे पास आ रहा है 2 इंटू 3, नंबर्स को आप डायरेक्ट पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, पर i और i में डॉट प्रोडक्ट है। फिर अगली टर्म देखते हैं, 4 आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके, पर फिर से i डॉट j में डॉट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी बोलो? 6 i कैप k कैप डॉट k कैप आई कैप जे ये क्या है? कैप। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 1 1
इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 0 इसकी वैल्यू 0 0 0 तो आंसर आ गया 6 इंटू 1 6। मतलब आंसर में सिर्फ सेम वाला फैक्टर ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें आई के साथ जे आ गया या आई के साथ के आ गया, वो तो टर्म कट ही गई। तो इतना लंबा मल्टीप्लीकेशन करना ही नहीं। हमें क्या करना है, जब आई वाली टर्म होगी तो उसको बस आई के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो। जैसे यहाँ पे 2i का लेंगे हम 3i वाले के साथ। ऐसे ही जब हमारे पास जे वाली टर्म होगी तो हम उसका जे वाली टर्म के साथ लेंगे, और के वाली टर्म होगी तो हम उसका के वाली टर्म के साथ लेंगे। ये समझ आया सबको क्या बोल? यस मैम। मैम अगर अलग अलग होंगी तो अलग अलग मतलब इशू मैम पहले यहाँ पर, अच्छा इसमें यस मैम ठीक थी। ठीक है, यस मैम। तो इसका मतलब देखो आपको ऐसे भी करने की जरूरत नहीं है। आई के नीचे आई मतलब आपको एक्स वालों को मल्टीप्लाई करना है, वाई वालों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर जेड वालों को। पर ये ध्यान रखना आई के नीचे आई लिखा है, अगर आपने आई के नीचे जे वाला लिख दिया और आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आंसर आपका गलत आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते वक्त ये ध्यान रखना, आई कैप आंसर में नहीं लिखना है, ना जे कैप लिखना है, ना के कैप। मल्टीप्लाई करके वो सब 1 हो रहा है। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, उसमें जब आप मल्टीप्लाई करोगी तो 2 इंटू 3 6, साथ में आई डॉट आई आया, फिर 3 इंटू 2 सेकेंड वाले पार्ट से 6 और इसके साथ जे डॉट जे है, थर्ड पार्ट में 12 और के डॉट के। तो ये आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये टर्म 1 हो जाएगी। तो सिंपल आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो डॉट प्रोडक्ट में, और कुछ नहीं। यहां से आ जाएगा 6 + 6 + 12। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो और मल्टीप्लाई नहीं करना है, बस एक्स का एक्स में करा, वाई का वाई में करा, जेड का जेड में करा और आंसर लिख दिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म में अगर आपको बताऊं कि कैसे करना है, तो यहाँ पे मेरे पास जो लास्ट एक्सप्रेशन है वही इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्स वाले का बी के एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ए का वाई वाला बी के वाई में मल्टीप्लाई कर दिया, ए का जेड वाला बी के जेड में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो आंसर आएगा इन तीनों से उनको ऐड करके मेरा डॉट प्रोडक्ट का आंसर बन गया। क्लियर है सबको ये? यस मैम। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक सेकेंड। तो हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे m वेक्टर 3i कैप -2 j कैप + 5 k कैप, और n वेक्टर है 7i कैप + 6 j कैप + 8 k कैप। अब बताओ m डॉट n में सबसे पहली टर्म क्या आएगी? 21 आई दो 21 के साथ कौन बोल रहा है आई कैप? आई कैप नहीं आएगा, ये स्केलर प्रोडक्ट है, लास्ट में सारे वेक्टर गायब हो गए। अच्छा, अब सेकंड टर्म क्या आएगी? -12 -2 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, -12 हो गया। थर्ड टर्म +40, इसको सॉल्व करो, बस आपका आंसर आ गया। क्लियर है सबको कैसे करना है डॉट प्रोडक्ट? यस मैम। यस मैम। अब इस केस में अगर मैं आपको बोलूं m का मैग्नीट्यूड बताओ, तो m का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। √38 करेक्ट साहिल। हमने क्या किया, एक्स वाई जेड कंपोनेंट का स्क्वायर किया। यहाँ पे x का कंपोनेंट 3 है तो पहले 3 का स्क्वायर कर दिया, y का कंपोनेंट -2 उसका स्क्वायर कर दिया, देन 5 का स्क्वायर कर दिया। तो ऐड करेंगे 9 + 4 + 25, ऐड करके आपके पास आ जाएगा √38। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वो देखते हैं। वो बोल रहा है इफ a वेक्टर इज इक्वल टू i - j एंड b वेक्टर इक्वल्स टू -j कैप + 2k कैप, तो हमें इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है।
तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने से पहले हमें a-2 भी फाइंड करना पड़ेगा। अब मेरे को 2b वेक्टर कौन बताएगा कि 2b वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू बी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, कौन बताएगा? भूल गए सब लास्ट क्लास का? -2j कैप प्लस 4k कैप। करेक्ट केशव, -2j कैप प्लस 4k कैप। आपको बस बी वेक्टर की सारी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा -2j कैप प्लस 4k कैप। अब a-2b की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? a वेक्टर है आपके पास i कैप माइनस j कैप, तो अगर a-2b फाइंड कर रहे हैं तो आंसर क्या आएगा? नहीं आ रहा मैम, क्या बोल रहे दिव्या? नहीं लग रहा है पता क्या करना। नहीं लग रहा है। ए में से बी को माइनस करना है। देखो हमारे पास है आई कैप माइनस जे कैप, ये मेरे पास ए वाली टर्म है। इसमें से 2b वेक्टर को माइनस करना है, तो यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, साथ में है -2j प्लस 4k कैप। अब पहले इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते, अंदर आ जाएगा i माइनस जे प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। अब हमें क्या, अब क्या कर सकती हूँ मैं दिव्या, आप बताओ? मैम जो जे कैप जे वाले उनको आपस में कट करके आएगा आई कैप प्लस जे कैप -4k कैप। आपको आता तो था, बस सिंपल हमने माइनस करा आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप, ये आ गया मेरे पास ये फर्स्ट वाला वेक्टर। ऐसे ही अच्छा चलो a प्लस बी की वैल्यू बताओ। a प्लस बी की क्या वैल्यू होगी? I कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। देखो साहिल, यहाँ पे a प्लस बी है, a I कैप Yes, प्लस 2k कैप आई कैप प्लस 2j कैप। प्लस 2k कैप। अच्छा, तो यहाँ पे j वाली टर्म में क्या बोल रहे हो आप लोग? I कैप -j कैप प्लस 2k कैप। देखो फिर से देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ i माइनस जे कैप प्लस -j कैप प्लस 2k कैप, जब ऐड करोगे i में तो ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, वो टर्म एज इट इज आ गई यहाँ पे। ऐसे ही k वाली टर्म में भी ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, वो वाली टर्म भी ऐसे आ गई। माइनस जे कितना हो जाएगा? -2j। -2j। -2j कैप। ठीक है, तो वहां +2 नहीं आएगा, वहां -2j कैप आएगा। अब ये दोनों वेक्टर बन गए हैं, तो आप इनका फिर डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। क्लियर है सबको? अच्छा, इस वेक्टर का इस वेक्टर का बता दो चलो डॉट प्रोडक्ट। ये वाला है यहाँ पे मेरे पास, और ये नीचे बना रखा है मैंने, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बना। फर्स्ट टर्म बताओ। 1 करेक्ट। 1 -2 -2 करेक्ट। and -8। हाँ, तो अब मैं इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 -2 -8 -9। -9। वेरी गुड। तो ये मेरा इक्वेशन सॉल्व हो गया, मेरा डॉट प्रोडक्ट का आंसर आ गया -9। बस ऐड और सब्ट्रैक्ट ध्यान से करो, वरना पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे को उसने बोला है ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, डायरेक्ट उनका स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये तो सीधा क्वेश्चन है। फिर सेकेंड पार्ट में उनका एंगल फाइंड करना है। तो स्केलर प्रोडक्ट तो आपने डायरेक्ट फाइंड कर लोगे मल्टीप्लाई करके। एंगल फाइंड करने के लिए जो a डॉट बी का आंसर आएगा उसको a के मैग्नीट्यूड से और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, तो आपके पास एक cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है सबको क्या करना है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, a का मैग्नीट्यूड क्या आएगा जैसे इस केस में? क्या बोल रहे हो ईशु?
k का मैग्नीट्यूड √29 रूट मैम 29 29 एंड रूट 29 √29 Root- करेक्ट, √29 आ जाएगा। ऐसे b का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो, p डॉट b, तो बहुत सिंपल है। अब थर्ड पार्ट में हमने पूछा हुआ है द प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग द वेक्टर b। तो प्रोजेक्शन का मतलब है ए बी कॉस थीटा, तो वही हमें फाइंड करना है। अब लास्ट पार्ट फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास b प्लस सी वेक्टर हमें फाइंड करना है, फिर उसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है ए वेक्टर पे। b प्लस सी फाइंड करके ए वाले वेक्टर पे उसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है। हो जाएगा ये आप लोगों से? मैम करवा दो। अच्छा, b प्लस सी की क्या वैल्यू है? मैम 3i कैप 3i कैप करेक्ट, प्लस j कैप प्लस 2k कैप। 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। वेरी गुड। ये मेरे पास वेक्टर आ गया जिसका मेरे को प्रोजेक्शन फाइंड करना मैम ये वैल्यू कैसे निकालनी है? है। यहाँ पे वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू 3i कैप प्लस j कैप। यस मैम। देखो ए बी वाले में हमारे पास i के साथ 1 लगा हुआ है, बी वाले में i के साथ 1 लगा हुआ है, और सी वाले में i के साथ 2 लगा हुआ है। तो 2 प्लस 1 करूंगी तो 3i कैप आ गया। फिर मैं j वाली टर्म देखती हूँ, यहाँ पे जैसे प्लस 2 लगा हुआ है, यहाँ पे -1, 2 - 1 करूंगी प्लस j कैप। क्लियर है अब इशू कैसे आई ये टर्म्स? यस मैम, यस मैम, यस ठीक है, यस मैम। तो यहाँ पे देखो, आप यही याद रखो जब आप प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हो, आपको फाइंड करना था a इंटू बी कॉस थीटा या a कॉस थीटा इंटू बी। और ये फॉर्मूला है किस चीज का? डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला डॉट है। Projection प्रोडक्ट of का। B. हाँ, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप वही a निकालो फिर b निकालो फिर कॉस थीटा निकालो। आपके पास यहाँ वेक्टर है, आप सीधा डॉट प्रोडक्ट फाइंड करो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है सबको? यस यस मैम। मैम अब हम लोग यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। मैम हाँ बोलो केशव। मैम प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब एक तरीके से शैडो कि ए की कितनी शैडो बन रही है बी वाले पार्ट पे। ठीक है, यस मैम। तो उसमें देखो अगर हम बात करें ना a इंटू बी कॉस थीटा, तो मेन चीज जो हमें प्रोजेक्शन बताती है वो ये बी कॉस थीटा वाली टर्म है। अगर आपने ये निकाल लिया, जैसे जब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करते थे r निकालते थे यहाँ पे, और हम इसका प्रोजेक्शन बनाते थे एक्स एक्सिस पे, क्या होता था अगर यहाँ पे थीटा है तो r cos थीटा, ये r cos थीटा हो जाता था। यस मैम। तो ये यस हमने मैम। r का प्रोजेक्शन निकाला है एक्स एक्सिस पे। ऐसे ही मेरे को किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है तो उसको बस cos थीटा से मल्टीप्लाई करना है। अब इस a का काम क्या है, इसको हमें निकालना पड़ेगा। जैसे इस प्रीवियस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, यहाँ पे मेरे पास है a आ जाएगा b आ जाएगा। आप a डॉट b फाइंड कर सकते हो सीधा मल्टीप्लीकेशन से, पर ये आपको देगा a b cos थीटा। अब आपको प्रोजेक्शन निकालना था a का b पे, तो मेन चीज क्या चाहिए थी आपको? a cos थीटा, ये चाहिए थी आपको। यस मैम। यस मैम अब आपको थीटा नहीं पता है यहाँ पे, पर आपने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया। जैसे मान लेते हैं डॉट प्रोडक्ट 10 आए फॉर एग्जांपल, मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी, मैंने फॉर एग्जांपल लिख दी यहाँ पे 10 आए, तो आपको चाहिए a cos थीटा। उस टर्म को आप राइट साइड रखो। अब b का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो वेक्टर वाले से, b का यस मैम। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना। तो अगर आपने यस मैम वो b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ वो जो फैक्टर जो उससे प्रोजेक्शन बन रहा था a cos थीटा, यही चाहिए था हमें। यस मैम। हाँ, यस मैम लेकिन नीचे वाले में ही करोगे आपके पास एक वेक्टर आएगा x, और जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे a के साथ, आपके पास आएगा x a cos थीटा।
जैसे अगर वो 20 आ रही है फॉर एग्जाम्पल, और आपको निकालना है B प्लस C ऑन A। इशू म्यूट कर लो। हाँ, तो आपको निकालना है B प्लस C का प्रोजेक्शन ऑन A। तो इसका मतलब आपको x cos थीटा निकालना है। तो आप क्या करोगे, A का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, 20 को डिवाइड कर दो A के मैग्नीट्यूड से, आपके पास आ जाएगा x cos थीटा। ये इस पार्ट का प्रोजेक्शन आ गया। क्लियर है यार? मैं एक Yes. बार दोबारा बताना। देखो, यस आपने B प्लस C फाइंड किया, कोई x वेक्टर आ गया, उसका आपने A के साथ डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ये वेक्टर भी है। डॉट प्रोडक्ट फाइंड करके मान लेते हैं आपके पास आंसर आया 20, तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे मैंने एक्स ए कॉस थीटा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें थीटा नहीं पता है, पर हमें निकालना था एक्स का प्रोजेक्शन ऑन ए, मतलब एक्स कॉस थीटा चाहिए था। तो मैं क्या करती हूँ, इस सारी टर्म को यहीं रखती हूँ और 20 को डिवाइड कर देती हूँ ए के मैग्नीट्यूड से, तो मेरे पास एक्स कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है केशव? यस मैम। एक बार ये ट्राई करना प्लीज, इन केस नहीं होता है तो आप लोग मेरे को बता देना, मैं प्रॉपर पूरा सॉल्व कर दूंगी ये वाला। अब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास होता है वेक्टर प्रोडक्ट, कि मैं आंसर लिखूंगी तो उसमें वेक्टर आएगा। अब हल्का सा डिफरेंस है क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में, यहाँ पे भी हम ए का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, बी का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, पर यहाँ साइन थीटा आता है। तो याद रखो, क्रॉस कॉस एक जैसा लग रहा है, ये साथ में नहीं आते। क्रॉस आ गया तो कॉस नहीं आएगा, उसके साथ आ जाएगा साइन वाली। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये एन कैप है। ये एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। जैसे मैंने आपको बोला था कि क्रॉस प्रोडक्ट से यूनिट वेक्टर आएगा, तो ए भी नंबर देता है, बी भी नंबर देता है और साइन थीटा भी नंबर देता है। तो एन कैप वही चीज है जिससे क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बन जाता है। तभी एन कैप है क्या? जैसे अगर आप बात करें एक्स वाई जेड एक्सिस की, क्या वो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होती है? यस मैम। Yes, ma'am. तो अगर मेरा एक वेक्टर है एक्स की डायरेक्शन में और एक वेक्टर है वाई की डायरेक्शन में, तो क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऐसा वेक्टर मिलता है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है हमेशा। ये याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट से एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो ए के भी परपेंडिकुलर होगा और बी के भी। जैसे अगर मेरे पास दो वेक्टर ऐसे हैं एक प्लेन में, तो इनके परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बना दी। अब आप देखो, वो इस फिंगर से भी परपेंडिकुलर है और इस वाली फिंगर से भी परपेंडिकुलर बनाएगी। क्लियर है ये पॉइंट? यस Yes, मैम। ma'am. अब पर जरूरी नहीं है कि ए और बी परपेंडिकुलर हो। जैसे ए और बी में कोई भी एंगल हो सकता है, और जो परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है पर वो इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इस वाले की भी। क्लियर है पॉइंट सबको? Yes, ma'am. मैम। अगर मेरे पास जैसे यहाँ पे इस पेपर पे मैंने एक प्लेन लिया है जिसमें दोनों वेक्टर है ए और बी, और उनके बीच में एक एंगल है थीटा, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट बनेगा उसका जो वेक्टर होगा वो या तो ऊपर होगा या नीचे, दोनों ही केस में वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। इससे इसको हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं कि अगर आप क्या करो, अपने फिंगर्स को ऐसे स्ट्रेट करो, या आपका ए वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर है, और फिर आप इसे घुमाओ इतना एंगल जितना एंगल पे बी वेक्टर है दूसरा। तो जब आपने इसे घुमाया तो आपका थंब किस साइड पॉइंट कर रहा है? वही आपकी डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की। कि अगर मान लो आपका ए वेक्टर इधर है, आपने ऐसे घुमाया तो वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ऐसे आप थंब से निकाल सकते हो डायरेक्शन, पर थंब सीधा ही रखना, ऐसे मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? राइट हैंड थंब रूल। यस मैम। यस मैम। अब देखो, इसमें हमारे पास काम, इससे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। मान लेते हैं इस बार हम ले रहे हैं फिर से आई कैप और आई कैप, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं। तो मैं लिखूंगी आई कैप का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब ये बताओ, आई और आई के बीच में आप लोगों ने बताया था थीटा कितना हो जाएगा? 0 0। और मैग्नीट्यूड इन दोनों का हो गया 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और साइन 0। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0. 1 0।
क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर सेम चीजों का 0 हो गया, क्योंकि उनके बीच में एंगल 0 हो गया। पर अगर मैं यहाँ फाइंड कर रही हूँ I क्रॉस J, तो I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो ये तो 1 हो गया, और साइन 90 1। 1। तो इस केस में आंसर आ गया 1। तो क्रॉस प्रोडक्ट अलग अलग वेक्टर यूनिट वेक्टर्स पे आंसर 1 देगा, पर स्केलर प्रोडक्ट सेम वाले पे आंसर 1 देता है। क्लियर है पॉइंट? यस मैम। अब आप ये ध्यान रखना, ये I क्रॉस J के साथ मैंने सिर्फ 1 लिखा है, वेक्टर का है, तो इसके साथ एक वेक्टर भी लगेगा। तो हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर होते हैं I, J, K, जो हम यहाँ पे यूज करते हैं। अगर आप I और J का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो आंसर में K आएगा। अगर K और J का ले रहे हो तो जो बचा हुआ है I आ जाएगा। ऐसे ही अगर I और K का ले रहे हो तो आंसर में साथ में J भी लग जाता है। ये बात समझ आई सबको? यस मैम। अब उन्हें लेना कैसे है? हम एक साइकिल बनाते हैं। I के बाद हमेशा J आना चाहिए, J के बाद हमेशा K आना चाहिए, और K के बाद हमेशा I आना चाहिए। अगर ये साइकिल फॉलो कर रही है तो आंसर मेरा आएगा पॉजिटिव। और अगर कहीं पे भी साइकिल उल्टी हो जाए, मतलब I के बाद J नहीं, I के बाद आ रहा है K, तो मैं साइकिल में उल्टी चली गई। I के बाद K, J के बाद I और K के बाद J। इस केस में आंसर आएगा नेगेटिव। नेगेटिव, यस मैम। हाँ, तो इसका कहने का मतलब क्या है? मैंने जैसे I क्रॉस J लिखा, तो मैंने बताया ये दोनों वेक्टर यहाँ पे यूज हो गए, तो कौन से वाला आएगा? K वाला आएगा। तो मैंने K कैप लिख दिया। अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, आपको इस साइकिल से चेक करना। नेगेटिव। पॉजिटिव आएगा, I के बाद J आ रहा है, इसमें भी I के बाद J आ रहा है, तो आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव K। पॉजिटिव। पर अगर मैं लिख रही हूँ J क्रॉस I, तो आंसर में K तो आएगा, ये तो कंफर्म है, J और I यूज हो गए, नेगेटिव। पर नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि मैं उल्टी साइकिल चलाने लग गई, तो नेगेटिव। अब ये बताओ K क्रॉस I, ये क्या आएगा? मैम नेगेटिव। J के पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव J। ये क्या? K के बाद I ही आना चाहिए था। तो अगर कंफ्यूजन हो ना, तो इसको ना साइड में ड्रॉ कर लेना हमेशा सॉल्व करते हुए, क्योंकि एकदम से माइंड में स्ट्राइक नहीं करता। अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, उल्टा जा रहा है सीधा जा रहा है। क्लियर है सबको? यस मैम। तो ये हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट आया। अभी किनका वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर या फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। I J के आपस में परपेंडिकुलर होते हैं और उनका यूनिट वेक्टर लिया। और अगर पैरेलल यूनिट वेक्टर का लेंगे तो आंसर 0 हो गया। अब ये सेम फॉर्मूला है कि अगर आपको डायरेक्शन निकालनी है, आप मैग्नीट्यूड लोगे, यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हो उसको डिवाइड करके। अब हमारे पास आता है कि हम क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में फाइंड कैसे करते हैं। तो पूरी डेरिवेशन की जगह मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम फाइंड कैसे करें। अच्छा, इजी तरीका भी एक, मुश्किल तरीका भी है। वैसे दोनों ही इतने मुश्किल नहीं है। आंसर में I वाली टर्म आएगी, J वाली टर्म आएगी और K वाली टर्म आएगी, तीनों की तीनों टर्म आएगी। AX, AY, AZ, I, J, K, ये लगा देते हैं। ये मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है BX, BY, BZ। अब मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ A क्रॉस B। तो याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में B क्रॉस A का आंसर अलग आता है, A क्रॉस B का आंसर अलग आता है। अब इनके साथ टर्म क्या लगानी है वो देखते हैं। X के बाद आता है Y, Y के बाद आता है Z, और Z के बाद फिर से सेम साइकिल चलते X आता है। इतना याद रखना। अब I कौन सी डायरेक्शन में होता है? I कौन सी डायरेक्शन में होता है? सो गए सब लोग? एक्स एक्सिस पे। हाँ, एक्स एक्सिस पे होता है। तो मैंने अभी यहाँ पे बताया x के बाद आएगा y वाला टर्म। तो जिसका क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं पहले, उसका y वाला कंपोनेंट लिख देंगे ay। फिर किसके y के बाद क्या आएगा? z वाला। तो दूसरे वाले के साथ z वाला कंपोनेंट लगा दिया। इतना क्लियर है? यस मैम। अब यहाँ पे j कौन सी वाली डायरेक्शन में होता है?
y एक्सिस Y. y एक्सिस। वर्टिकल तो इसमें ए के साथ कौन सा वाला लगेगा? X Z वाला। जेड वाला। वाई के बाद जेड होता है और जेड के बाद मेरा आता है एक्स, तो बी के साथ मैंने लगा दिया एक्स। एक्स। हाँ, अब लास्ट वाले में के होता है जेड वाले के साथ, तो ए के साथ क्या लग जाएगा? x एक्स लग गया। एक्स। और बी वाले के साथ वाई वाई। वाई। तो ये आपको फर्स्ट टर्म आपने बना दी, तो सेकंड टर्म बहुत इजी है, तीनों में माइनस लगा दो ऐसे, और ये इन्हीं टर्म्स को उल्टा कर दो, जहां पे z है वहां y कर दो, जहां पे y है वहां z कर दो। जैसे फर्स्ट टर्म में अब a के साथ z लगा दो, b के साथ y। सेकंड टर्म में a के साथ x लगा दो, b के साथ z। थर्ड टर्म में a के साथ y लगा दो, b के साथ x। ये समझ आ गया फॉर्मूला सबको? क्या करा है फॉर्मूले में? यस मैम। एक बार Yes मैम। ताकि याद हो जाए। हमने पहले i वाला कंपोनेंट लिया, मतलब x एक्सिस 1, तो x के बाद a का y लिखा, जो पहले आ रहा है वही लिखोगे, अदरवाइज आंसर गलत आएगा। फिर y के बाद आता है z, तो दूसरे वाले का z लिख दिया, और सेकेंड टर्म बस उसका उल्टा कर दिया और कुछ नहीं। फिर j वाले कंपोनेंट y वाला होता है, तो y के बाद आता है z वाली एक्सिस, तो a का z कंपोनेंट लिख दिया। z के बाद आती है x, तो मैंने b का x कंपोनेंट लिख दिया, सेकेंड टर्म फिर से उल्टी हो गई। फिर k वाला हमारा z एक्सिस में होता है, मैंने बताया z के बाद आएगा x वाला, तो a का x वाला कंपोनेंट लिख दिया, और फिर x के बाद आएगा y वाला, तो b का y वाला लिख दिया, फिर उल्टा कर दिया। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब अगर ये क्लियर हो गया तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, यहाँ पे जो मेंशन है इस वाले मेथड से। एक इससे इजी भी तरीका है, वो इसके बाद बताऊंगी। अगर इस वाले मेथड से ट्राई करेंगे तो आई कैप के साथ बताओ कौन सी टर्म आएगी सबसे पहले? एक कैप। ए वाई क्या बोल रहे हो दिव्या? ये बताओ ए वाई कौन सा, ए वाई क्या है? -5। -5 तो -5 बोलो। बी जेड क्या है? -9 -9। -9, और बीच में माइनस लगा देते हैं। अब बताओ ए जेड क्या है? 3 और बी वाई क्या है? +4 +4। तो ये मेरा आई कंपोनेंट हो गया। ऐसे ही जे वाला निकालते हैं। जे वाला बताओ, बताओ। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 into 3 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ए जेड 3 है और बी एक्स भी 3 है। माइनस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय2 -9 into -9 2 into -9। यहां से हमने लिया ए का एक्स कंपोनेंट 2 और बी का जेड कंपोनेंट -9। फिर के वाला फैक्टर बताओ। 2 into 4 2 into 4 2 into 4 3 into 4 -5 into -5 into -3 into -5 into 3 मैम -5 हाँ करेक्ट, -5 into 3। क्लियर है सबको? अब कैसे आया ये? एक मिनट। मैम। तो अब यहाँ पे बस सिंपल मल्टीप्लाई करना है, और जो आई वाला कंपोनेंट है वो हमारा हम कैसे आएगी मैम, एक बार बताना। कौन से वाली टर्म इशू मैम ये निकाले कैसे 5 into 9? निकालिए कैसे? देखो, हमें ये फॉर्मूला समझ आ गया आपको कैसे बनाना है? यस मैम। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना जब भी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे ए वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ए वाई मतलब वाई वाला कंपोनेंट। वाई वाला कंपोनेंट किसके साथ लगता है? आई के साथ है, जे के साथ या के साथ? जे के साथ। तो जहां पे ए का वाई कंपोनेंट चाहिए था, मैंने -5 को उठाया ऊपर से और उसको लगा दिया ए वाई की जगह। ऐसे ही बी जेड जब मेरे को चाहिए था, तो बी का के वेक्टर के साथ क्या कंपोनेंट था? -9, वो उठाया और उससे मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझ आया इशू? यस मैम। तो अब आप खुद बताओ ए जेड क्या हो जाएगा? मैम
क्या हो जाएगा AZ? -3 अब +3, डी माइनस पहले से लगा हुआ है। AZ मतलब A का Z एक्सिस में कंपोनेंट, यस जो यहाँ पे 3 है। और BY क्या होगा? कोशिश करो। -4 एक सेकेंड, उसको डाउट है तो -4 फिर उन्हें दो। इशू यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है। तो सिर्फ जो नंबर है वो लेना, अगर नेगेटिव लगा है तो ही बोलना है, नहीं लगा हुआ है तो नहीं बोलना है। यस मैम। तो अब मेरे को फिर से बताओ, बी का एक्स कंपोनेंट क्या है? मैम 3 ये और ए का एक्स कंपोनेंट का ए का एक्स कंपोनेंट मतलब ए में जो आई कैप के साथ लगा है वो हो जाएगा। मैम 2 यस मैम 2 ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है, आई कैप के साथ क्या लगा है वाला, के साथ क्या लगा हुआ है वो वाई वाला, और जेड कैप के साथ क्या लगा हुआ है वो के वाला। यस मैम। तो इतना क्लियर हो गया सबको क्रॉस प्रोडक्ट? यस मैम। यस मैम। तो हमने यहाँ पे, अगर मैं यही सेम फॉर्मूला बताऊं तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म, यही पूरा फॉर्मूला बन गया है जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था कि कैसे आता है। अब वहां से आप कंपेयर करोगे तो उसमें मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लगवाया है, पॉजिटिव लगवाया है, क्योंकि मैं इस y वाले के बाद a के साथ z वाला ही कंपोनेंट ले रही हूँ। तो फॉर्मूला सेम ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वो मैंने आपको याद करने के तरीके से बता दिया है, उसमें पॉजिटिव जो वो फॉर्मूला, उसमें कोई गलती नहीं है। क्लियर है? यस यस मैम। यस मैम। अब इसका एक और तरीका होता है मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स वाला मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार, ताकि मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास 3 एग्जांपल लेती हूँ, 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप, 5i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये मैंने 2 वेक्टर लिए, ए और बी। मैट्रिक्स आपका 12th में चैप्टर आएगा प्रॉपर मैथ्स में, उसमें आप ऐसे 2 लाइंस बनाओगे और इसके बीच में अलग अलग नंबर्स डालते हो। तो पहले हम ऊपर लिखते हैं i j k, क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं। और इतने याद रखना, i j k लिखोगे ना तो बस j वाले में एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देना, बाकियों में मत लगाना। अब जैसे मैं a क्रॉस b कर रही हूँ तो ऊपर वाली रो में a के सारे एलिमेंट्स आएंगे और नीचे वाले में b के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। a के एलिमेंट्स का मतलब क्या है, i कैप के नीचे जो a में i के साथ आ रहा है वो लगा दो, जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है। फिर j में j के साथ क्या लग रहा है 3, तो ये 3 लगा दो। -3 मत करना क्योंकि ऊपर माइनस लगा हुआ है, वो फॉर्मूले के करेक्ट करने के लिए ऊपर माइनस लगवाया है मैंने। फिर k वेक्टर में क्या है मेरे पास 4, तो मैंने 4 लिख दिया। इतना समझ आया कैसे लिखी है मैंने ये रो? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब ऐसे ही Yes. बी वाली रो लिखेंगे हम लोग, 5 i के लिए, 6 j के लिए और 2 k के लिए। अब अगर मेरे को यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, मतलब कुछ i का पार्ट आएगा, कुछ j का पार्ट आएगा और कुछ k का पार्ट आएगा। अब फाइंड कैसे करना है, जिस भी कंपोनेंट को फाइंड करो, जैसे आप i को फाइंड कर रहे हो तो उस टाइम उस सारी रो को गायब कर लो अपने फिंगर से, ऐसे आप इसको कट कर लो, जैसे यहाँ पे है ही। अब क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम यहाँ पे क्रॉस बनाते हैं ऐसे। क्रॉस बनाते वक्त याद रखना, लेफ्ट वाला पहले लेना है और राइट वाला बाद में। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे जैसे मेरे को आई वाला कंपोनेंट लेना है, मैंने आई वाली पूरी रो छुपा दी, अब यहाँ क्रॉस बनाती हूँ ऐसे। यहाँ तक समझ आ रहा है सबको मैंने क्या करा है? यस मैम। यस मैम। और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 और 24। अब मैंने बोला था लेफ्ट वाला पहले, वो इसलिए क्योंकि राइट वाले के साथ नेगेटिव लग जाता है। ठीक है, राइट वाला मेरे को माइनस करना है।
अब जे वाला जब कंपोनेंट लिखोगे तो यहाँ पे एक माइनस था, तो यहाँ पे माइनस लगा देना। और जे वाले में हम लोग क्या करेंगे, फिर से इस बार ये वाली रो जे वाली रो छुपा दो। ये वाले को हाइड कर लेंगे। तो अब क्या बचा, ये वाला और ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच गया। ये वाला करते हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट वाला क्या नंबर आएगा, 4 4 और इसमें से क्या 4 माइनस 20 20, करेक्ट। अब के वाले में जब के वाली रो हाइड करेंगे हम लोग, कि मान लेते हैं कि के वाली रो 12 minus 15 12 माइनस 15 ये वाला क्रॉस 12 माइनस 15, और ये मेरा क्रॉस प्रोडक्ट खत्म हो गया। कौन से वाला इजी है, ये वाला। हम ये वाला आसान सेकंड है। ये वाला बस ये याद रखना, लेफ्ट वाला पहले करना है, राइट वाला बाद में, और बीच में कि जे के साथ माइनस लगता है एक्स्ट्रा। क्लियर है सबको ये वाला मेथड भी? यस यस मैम। मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अगर क्लियर है तो मैं क्या करती हूँ, आपको यहाँ पे अभी फटाफट एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। ए है 3i कैप 4j कैप माइनस 2k कैप, और बी है 5 6 7 माइनस प्लस। तो सबसे पहले क्या बनाऊं मैं, ऊपर वाली रो में क्या आएगा, हम 3 4 2 3 4 और माइनस 2, माइनस minus 2 नीचे वाली में 5 6। 5 6 माइनस 7 अभी ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली रो क्या मैंने सही लिखी है, माइनस J। माइनस No, भी ma'am, आएगा minus जे कैप J। के साथ। माइनस जे आ जाएगा। अब आई वाला कंपोनेंट बताओ, आई के साथ जब लिखना है तो क्या आ जाएगा, माइनस 28 minus 28 प्लस प्लस plus 12 12 प्लस 12 प्लस 24। जिनको कंफ्यूजन है कि प्लस 12 कैसे आ रहा है, मैं माइनस करूंगी माइनस का 12, तो इसलिए प्लस आ जाएगा। अब जे वाला कंपोनेंट माइनस 21 minus 21 प्लस 10 plus 10 वेरी गुड। और के वाला कंपोनेंट plus 18 plus 18 माइनस minus 20 18 माइनस 20। माइनस 20। करेक्ट, आपका क्रॉस प्रोडक्ट यहीं पे खत्म हो गया। बस इनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट वाले से आ जाएगा माइनस 28 प्लस 2 माइनस 16 माइनस 16 आई क्या, सेकंड वाली टर्म से क्या आएगा, प्लस प्लस 11 जे कैप और थर्ड वाली टर्म से माइनस 2 माइनस 2 के माइनस 2 करेक्ट माइनस 2 के कैप। क्लियर है सबको, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स वाले से भी और दूसरे वाले मेथड से भी? yes ma'am यस मैम। यस मैम। ये क्लियर है तो आप यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ट्राई करके लाना, जिसमें बस पहले डबल और 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, यस। चलो फिर अभी किसी को डाउट है तो वो पूछ लो, अदरवाइज आप अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए जा सकते हो। एंड हैप्पी न्यू ईयर। हम same to Same to you you, ma'am. मैम Same to you. थैंक यू।